हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू एम्बाइब। मैं गिरीश चंद्र, आपकी फैकल्टी, सब लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं, हम आपके लिए कंसेप्ट कैप्सूल्स की सीरीज लेके आए हैं। कंसेप्ट कैप्सूल में हम आपको बेसिकली कंसेप्ट्स सिखा रहे हैं, और वो कंसेप्ट जो आपके आजकल ऑनगोइंग हैं, मतलब आपको कंप्लीट कंसेप्ट की नॉलेज दी जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को परफेक्ट किया जाएगा। ओके, तो मेन एम हमारा है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखें एंड देन उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें। हम भी करवाएंगे और आप भी करेंगे। तो कंसेप्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी, और हमने जाना कि रे ऑप्टिक्स में क्या अंतर है, ओके, और वेव ऑप्टिक्स में क्या अंतर है, ये हमने देखा। फिर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, फ्रॉम द प्लेन मिरर हमने पढ़ा। आज हम कुछ करेंगे स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेस। ओके, बात समझिएगा, बहुत सिंपल है। कुछ कुछ चीज़ें बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो अगर आपने ध्यान रख लिया तो टॉपिक कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा रे डायग्राम वगैरह में क्या चीज़ क्रिटिकल होती हैं उनका ध्यान रखना होता है। कैसे हम बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत इजी वे में चलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है एक स्पेरिकल सरफेस से, एक स्पेरिकल सरफेस या स्पेरिकल मिरर से भी। बेसिकली ये एक तरीके मिरर ही है आपके पास। अगर स्पेरिकल मिरर की बात की जाए तो स्पेरिकल मिरर कैसे बनते हैं। ओके, ये मिरर कैसे, मिरर विद कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ सम स्पेरिकल सरफेस। आपके पास कोई स्पेरिकल सरफेस था, आपने उसको कट कर दिया, कट करने के बाद आपका एक स्पेरिकल मिरर बन गया। अब इसके दो हिस्से होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। आई बस में दो हिस्से, तो दोनों से हम मिरर बना सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। आई बस में जो कटा हुआ हिस्सा है इसका ये वाला हिस्सा, और बैक वाला हिस्सा, तो ये वाला कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। तो ऐसे हम दो मिरर बना सकते हैं। कैसे, किसी भी स्पेरिकल सरफेस से काटिए, आपको एक मिरर मिलेगा, दैट इज अ स्पेरिकल मिरर। सिंपल, कॉमन, कुछ ऐसा चीज नहीं है। अगर इसके बारे में पढ़ें, कॉन्वेक्टिव और कॉन्वेक्स के बारे में सुनिएगा। अब देखो, आपको रिफ्लेक्शन करवानी है तो आप एक साइड को सिल्वर कर देंगे, सिल्वरिंग करेंगे, ताकि दूसरी साइड हमसे कोई मतलब हमारा रिफ्लेक्शन ना हो, पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन हमको मिले। सिंपल सी बात है। ओके, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, एक होगा कॉनकेव। कॉनकेव में क्या है, बैक साइड को आपने सिल्वरिंग कर दिया, और ये वाली साइड जो है हमारी वो है मिरर। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब सुनिएगा, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में आपको बस ये है कि लाइट जो भी आएगी, सुनिएगा, लाइट जो भी आएगी वो इस पार्ट पे पड़ेगी और यहां से रिफ्लेक्शन होगा। नीचे वाले में क्या होगा, लाइट कोई भी आएगी वो इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी, इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉनकेव क्या है, कन्वर्जेस द इंसिडेंट लाइट रेज एंड हैज अ इनवर्ड रिफ्लेक्शन सरफेस। इसकी जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो इनवर्ड है और ये कन्वर्ज करती है। तो थोड़ी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान रखिएगा। इट कन्वर्ज, इट इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स, हेडलाइट्स, टॉर्च और डेंटल मिरर्स। ये वहाँ वहाँ यूज होती है जहाँ पर आपको लाइट्स को कन्वर्ज करना है एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो हेडलाइट्स वगैरह, टॉर्चेस वगैरह उन जगह यूज होती है। कॉन्वेक्स की बात की जाए, इट डाइवर्जेस, मतलब डाइवर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। आई बस में, कन्वर्जन और डाइवर्जन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिनको दिक्कत हो तो वैसे दिक्कत क्या होगी इसमें, कन्वर्ज मतलब कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज मतलब डाइवर्ज कर रही है। ओके, हैज एन आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है। इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, विजिलेंस मिरर में, मतलब ये वहां पर यूज की जाती है जहां पर आपको रियर व्यू चाहिए होता है। आई बस में, तो ये छोटी सी चीज है, क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। अब बेसिक टर्म्स ऑफ द स्पेरिकल मिरर सुनिएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की जाए स्पेरिकल मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आप किसी भी स्फेयर से काटेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, स्पेरिकल सरफेस है तो उसका एक सेंटर तो होगा।
जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब आपने इस सरफेस से इसको काटा तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी बात है इसका। उस स्फीयर का सेंटर ही इसका मिरर का भी सेंटर ही होगा, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आई बात में पोल क्या होगा? पोल हम लेते हैं इस मिडल पॉइंट को, इस स्फेरिकल मिरर में जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम पोल लेते हैं। आई बात में इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और ये क्यों ले रहे हैं? बेसिकली ये यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब इसको ओरिजिन मान के हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। इस तरफ हम ओरिजिन मान के इसको मेजर करेंगे, मतलब यहाँ से चीज़ें मेजर होंगी, इस पोल से चीज़ें मेजर होंगी। ये बात क्लियर बच्चा आपको? ये बात क्लियर? ओके, ये बात क्लियर। अब कभी कभी क्या पूछते हैं आपसे, एक कुछ टर्मिनोलॉजी में एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपको, तो वो भी सीखिएगा। आता है रेडियस ऑफ एपर्चर। एपर्चर एपर्चर क्या है? जो ये एरिया बन रहा है आपका, जो आपका यहाँ, अगर आपका मिरर ये है तो मिरर तो पूरे बैक साइड्स पे है, पर उसका जो फ्रंट वाला एरिया बनता है इसको अपर्चर बोलते हैं। और यहाँ जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है, सपोज ये मान लो कि स्मॉल आर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका कैपिटल आर है। रेडियस जो है आपकी वो कैपिटल आर है, ये अगर कैपिटल आर है तो ये एंड भी कैपिटल आर ही होगा। और ये मान लो छोटा डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो डी, तो वो आपसे रेडियस ऑफ एपर्चर भी पूछ सकता है। वो आप राइट एंगल ट्रायंगल लगा के वो निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट। तो रेडियस ऑफ एपर्चर, छोटे छोटे टर्म है जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई बात में? ओके, अब कर्वनेस की बात की जाए। कर्वनेस, कर्व मतलब कितना कर्व्ड है, कितना कर्व्ड है, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मतलब अपने स्फेरिकल सरफेस का कर्वेचर। तो बेसिकली आर जो प्रोपोर्शनल होता है वो कर्वनेस। आई बात समझ में आपको? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना कर्वनेस जो है वो कम होगी, और जितना छोटा रेडियस होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल हमारे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल है हमारे। अगर आर को बहुत बड़ा कर दिया जाए, बहुत बड़ा, तो कहीं ना कहीं ये कर्व्ड सरफेस रहेगी नहीं, ये तो एक प्लेन बन जाएगा। तभी तो बोलते हैं कि प्लेन सरफेस का जो आर होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। अगर इस आर को बड़ा 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 करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो ये जो सरफेस आप काटोगे भी तो ये बिल्कुल प्लेन आएगी, प्लेन मिरर की तरह। उसमें आर की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, वहाँ पर कर्व में जीरो आती है। अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो ये नीचे आएगा, तो 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, और चीज़ें भी हैं इसमें, और भी चीज़ें हैं, सुनिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की बात की जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस तो कॉमन है, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पोल है, यहाँ पर ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पास होने वाली जो लाइन है वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। वो होगी बच्चा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, फोकस अभी इसको ढंग से पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the rays coming from infinity and parallel to the principal axis converges। मतलब सुनिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट जो कि ये रहा, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट जो कि ये रहा, कैसे बनेगा ये पॉइंट? जब रेज आपकी इन्फिनिटी से आ रही हो और पैरेलल हो इसके, पैरेलल हो इसके, और वो टकराएंगी, टकरा के वो वापस आएंगी। अगर आप देखें तो अगर ये हमारा है तो ये आई आपकी रेज, देखो रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का लॉ आप जानते हैं, इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल। आई और आर के एंगल दोनों बराबर होते हैं। कहाँ से? नॉर्मल से। तो पहले आप इस पे नॉर्मल बनाइए,
ये नॉर्मल बनी, ये आपकी क्या बनी, नॉर्मल। अच्छा, कर्व पे, अगर किसी भी कर्व पे आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल कहाँ से पास होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका स्पेयर का कर्व है, स्पेयर का कर्व है या सर्कल का भी कर्व है, उस पे आप नॉर्मल डालेंगे कहीं भी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ये आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल जो है कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी हमेशा, याद रखिएगा। नॉर्मल जो हमेशा पास होगी वो सेंटर से ही पास होगी। आप कहीं भी नॉर्मल बनाइए, इस पे, इस कर्वेचर के कहीं भी नॉर्मल बनाइए, वो सेंटर से पास होगी। तो ये एंगल सपोज थीटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा से रिफ्लेक्शन होगा, थीटा से रिफ्लेक्शन होगा। सुनिएगा ये बात, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो रेज आपकी पैरेलल आई और वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल रेज इंफिनिटी से आती हुई कहां पर कन्वर्ज हुई, यहां पर कन्वर्ज हुई। अब इसको फोकस बोलूंगा, लेकिन कंडीशन है, सुनिएगा। फोकस में तभी बोलूंगा जब जब ये जो लाइन आ रही है, रेज आ रही हैं, ये पैराक्सियल हो, पैराक्सियल रेज हो। अब बोलो सर ये पैराक्सियल क्या होता है, पैराक्सियल क्या होता है, ये पैराक्सियल का मतलब हुआ नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पास हो ये रेस, उसके मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पास होनी चाहिए। आप बोलोगे सर उससे क्या होगा, उससे बच्चा ये होता है जो थीटा बनते हैं, ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये थीटा जो है बहुत स्मॉल होते हैं। आप बोलोगे सर उससे क्या होगा, अब उससे क्या होगा, सुनिएगा सुनिएगा। एक्चुअली अगर इस कंडीशन को देखूं मैं, मान लेता हूं कि यार ये रेज जो है ना ये पास से नहीं आ रही है, ये नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, मैं मान लेता हूं। आई बात समझ में, मान लेता हूं। तो होगा क्या, सुनिएगा। अब ये यहां टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट हुई और यहां पर हुई। अब ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को निकालते हैं। अब सुनिएगा, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। अब सुनिएगा, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये तो आर है, ये तो आर है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस तो आर है। अब अगर देखें ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, पैरेलल एंगल। अब ये ट्रायंगल देखिए आप, आपके पास क्या बना, ये बना, आपके पास क्या बन गया, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये 90, ये 90, ये कॉमन है, कॉमन साइड, मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो ये भी इक्वल होनी चाहिए आपस में। ये इक्वल कब होंगी, r/2 r/2। बात समझ आ रही आपको, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो सिमिलर ट्रायंगल में तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। और टोटल आर है, बराबर कैसे होगी, r/2 पे। ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आती है, वेरी गुड। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, ये एंगल थीटा, ये एंगल आपका क्या है 90। तो कॉस थीटा अगर मैं निकालना चाहूं, कॉस थीटा निकालूं तो r/2 अपॉन, सपोज इसको मान लो x है, ये मान लो x है, तो ये x, तो x की वैल्यू क्या हुई, r/2 कॉस थीटा, ये कितना हुआ r/2 सेक थीटा। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आई आपकी, r/2 सेक थीटा, r/2 सेक थीटा। लेकिन आपको ये पॉइंट चाहिए पोल से, क्योंकि मेजर तो आप पोल से करेंगे। तो ये रहा पोल, ये रहा पोल, यहां से लेके यहां तक सेंटर से कर्वेचर पे डिस्टेंस कितनी होती है, आर होती है। ये वाली और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। ये तो रेडियस के बराबर ही होगी। अगर ये आर है, ये r/2 सेक थीटा है, तो ये कितनी हुई आपकी, ये हुई आपकी r/2 सेक थीटा, r/2 सेक थीटा, r/2
सेक थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हुई पोल से? पोल से ये डिस्टेंस हुई, ये कितनी हुई? r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बच्चा बात ये है कि ये पॉइंट जो है ये अभी फोकस नहीं है, फोकस नहीं है अभी ये फोकस बनता। कब बनता? ये फोकस तब बनता बच्चा जब ये लाइन बहुत नियर होती पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। उसकी वजह से थीटा की वैल्यू होती बहुत छोटी। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती तो कॉस थीटा 1 के बराबर होता और सेक थीटा भी 1 के बराबर होता। अगर सेक थीटा भी 1 के बराबर होता तो ये आता आपका r माइनस आर बाई टू इज इक्वल टू आर बाई टू। तब ये डिस्टेंस आती है आपकी r बाई टू। तब ये डिस्टेंस क्या आती है आपकी? r बाई टू। अगर ये डिस्टेंस r बाई टू आ गई तो उसको बोलेंगे फोकस। तब बोलेंगे इसको फोकस। बात बहुत सिंपल है। ये प्रॉपर्टी होती है मिरर की, और प्रॉपर्टी है तो कांस्टेंट रहेगी किसी न किसी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगी, जिसकी वैल्यू होगी r बाई टू। तो फोकस की वैल्यू क्या होगी? r बाई टू। कहां से? पोल से। ये कब कंडीशन होगी? जब रेज आपकी पैरेलल हो और पैराक्सियल हो। पैराक्सियल हो, बात समझ में आई? रेल आपकी पैराक्सियल हैं, मतलब पैरेलल भी हैं, वेरी नियर भी हैं, तब आपका जितनी भी रेज आएंगी वो कहाँ कन्वर्ट होंगी? फोकस पे कन्वर्ट होंगी, वो फोकस पे कन्वर्ट होंगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अब ये है और यहाँ से आपकी रेज गिर रही है तो ये भी फोकस पे होगी, नहीं, ये फोकस पे नहीं होगी, ये होगी r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। कोई अलग वैल्यू आएगी, ये r बाई टू के इक्वल नहीं आएगी। आई बात समझ में? ये छोटी और सिंपल बात आपको समझ में आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए, और वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, जितना भी कुछ आता है, वो सब पैराक्सियल ही होता है। वहाँ पर सब वही कंसिडर किया जाएगा कि वो उसके वेरी नियर है। सुनिएगा ध्यान से, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहीं पर कोई पूछ दे कि पैराक्सियल का मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये सारी कंडीशन मैंने आपको बताई है। आई थिंक ये वेरी वेरी क्लियर है आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बेसिक टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर में पूछ रहा है। और फोकल प्लेन, फोकल प्लेन कुछ नहीं है, फोकस से पास होने वाला एक परपेंडिकुलर प्लेन फोकल प्लेन होगा। फोकस से पास होने वाला प्लेन जो है वो क्या होगा? फोकल प्लेन होगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ वही फोकस की ही बात कर रहा है। फोकस मतलब फोकस तो एक पॉइंट हुआ बच्चा, बट उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी पोल से? फोकल लेंथ होगी। आई बात समझ में? फोकस r बाई टू पे होगा, पर उसकी लेंथ अगर मैं बोलूँ, मैं टर्मिनोलॉजी की, फोकस तो पॉइंट हुआ तो लेंथ होगी फोकल लेंथ। ये टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई बड़ी बात और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेज इज। कहाँ पर कन्वर्ज होती हैं? ऑफ कोर्स सी बात है, वो फोकस पे ही कन्वर्ज होती हैं। मतलब ये सारी जो रेज हैं हम मान रहे हैं कि पैराक्सियल है। देखिए कैसे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे। जितनी रेज आएंगी पैरेलल वो सारी की सारी फोकस पे ही कन्वर्ट होंगी। अब रे डायग्राम टू फॉर्म अ इमेज। अच्छा, रे डायग्राम लाना है आपको, तो रे डायग्राम लाने के लिए देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है इसमें। रे डायग्राम में आपको 2-3 रे बनानी पड़ेंगी। आई बस में अब सुनिएगा, ये आपका एक हाइट का इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से आपको इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनती है? मैंने बताया था आपको पहले भी, इमेज मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी बनेगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद बनेगी वो इमेज बनेगी। अब सुनिएगा, अब मान लो कि यहां से एक रे तो पैरेलल गई, एक रे तो बच्चा कहाँ गई? पैरेलल। एक रे तो पैरेलल गई। जब एक रे पैरेलल गई तो वो कहाँ कन्वर्ज होंगी? वो सब, अब ये रेज पैराएक्सियल ही हैं, ये सब वही हैं, तो ये सारी की सारी फोकस पे आएंगी। फोकस पे आ गया, फोकस पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़,
जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, वो वैसे ही वापस आ जाएगी। अब सुनिए, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, इस कर्व के नॉर्मल है। अगर इसी नॉर्मल पे कोई रे आई तो वापस तो आएगी ऐसे। अगर प्लेन सरफेस की बात करूं, अगर रे ऐसे आती है नॉर्मल, तो नॉर्मल चली जाती है। अगर वो नॉर्मल के अलोंग आती है तो नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली आएगी। आई बात सुनिए, अब आपको बस इन दो रेज के पॉइंट्स को कंसिडर करना है। ये रे आई ऐसे और ये मिली यहाँ पर, ये पॉइंट बना, ये तो आपका एक पॉइंट बना। सुनिएगा, आई बस में ये है, तो ये आई ऐसे और ये पास हुई ऐसे, ये फोकस से पास हुई। और ये इमेज की ये ऑब्जेक्ट की इमेज तभी बनेगी जब दूसरा पॉइंट भी होगा। दूसरा पॉइंट आप ये ले लीजिए, ये ऐसे आई बस, अरे सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये ऐसे आई और ऐसे पास हो गई, फोकस से पास हो गई। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पाई और ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। जाने वाली रेज ये है, एक जाने वाली रेज और एक जाने वाली रेज ये है। ये कहाँ पर मिल रही है? ये कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर मिली तो ये हुआ हमारा इमेज का इंटरसेक्शन, ये बना इमेज। आई बात में? तो इमेज बनाने के लिए आपको इस जो ये पॉइंट है, इसका आपको पॉइंट चाहिए कि कहाँ पर वो पॉइंट आएगा। तो पॉइंट तो एक से बनेगा नहीं, आपको दो रेज चाहिए होंगी। तो एक रेज तो ये गई और ये रिफ्लेक्शन वाली गई, ये रिफ्लेक्शन गई, और ये अकेली है। दूसरी कैसे? ये आई और ये चली गई। आई बस में? तो ऐसे आप बना सकते हैं। अच्छा, अब और चीज़ का ध्यान दीजिए। तो एक बात तो आपको समझ में आती है कि पैरेलल आने वाली रेज सब फोकस से पास होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज सब वापस आ जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज सब वापस आ जाएंगी। और एक और चीज़, एक और चीज़, पोल पे आने वाली रेज, जो पोल पे आएगी वो इक्वल ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो पोल पे आएगी वो इक्वल ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इक्वल ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट में ना ऐसे बना सकता था, कैसे? ये रहा, मैं बोलता एक रेज आई पैरेलल, वो गई फोकस से पास होके, और दूसरी रेज गई पोल पे। अब जब पोल पे गई, मुझे पता है कि पोल से इक्वल एंगल बनाएगी, तो इक्वल एंगल बनाया, ये एंगल इक्वल बनाया, ये रहा दूसरा पॉइंट, फिर से इमेज बन गई। आई बस में? जो इंटरसेक्शन था आप दो तरीके से बना सकते थे, या तो एक रेस को तो पैरेलल ले जाओ, फोकस से पास कराओ, दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ वापस सीधा, या दूसरे को आप पोल से पास करा के भी कर सकते हो, क्योंकि पोल से पास करके इक्वल एंगल ही बनाएगी, वो भी इक्वल एंगल ही बनाएगी। तो आपको पता है कि इस एंगल पे गई तो इसी एंगल पे निकलेगी। तो ऐसे आप कॉनकेव में ये चीज़ें बना सकते हैं। ओके, अगर कॉन्वेक्स की बात करूँ तो कॉन्वेक्स की बात भी बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स की बात करूँ तो कॉन्वेक्स की बात भी बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ यही है। अब कोई अगर पैरेलल आएंगी, ये नॉर्मल यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये यहाँ पर फोकस बनाएगी। बस में अगर कोई पोल पे आएगी तो पोल से ही चली जाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी। ओके, और कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई और वापस ही चली जाएगी बिना रिफ्लेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आप उसमें कुछ डेफिनेट पैरेलल वाली रेस को ड्रॉ कर सकते हैं जो फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी से ही सेम पास होगी, और पोल पे आने वाली इक्वल एंगल बना के पास होगी। तो ये आपको बनानी आनी चाहिए। आई बस में? तो इस तरीके से आप रे डायग्राम से इमेज बनाएंगे आगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहे हाइट हो ऑब्जेक्ट की या पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो तो भी आप बना सकते हैं।
तो भी आप बना सकते हैं। ओके। चलो, आई बात समझ में, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? तो आप ये बना सकते हैं, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज़ गई, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, जितने एंगल बनाएगी उतना वापस आएगी। ये आपका इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज बन जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? क्लियर? तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट और इमेज बन जाएंगी, क्योंकि वो वैसे भी अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है एक्सिस में, तो वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ इमेज ही बनने वाली है उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर तो एक से भी काम चल जाएगा आपका, दो रेस की ज़रूरत भी नहीं है। आई बस में। तो बच्चा ये है समरी आपकी। आपको मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप ऑप्टिक्स में मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ और कैसे ड्रॉ होता है वो चीज़ बता रहा हूँ। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को इसमें, और अगर आप कुछ चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने, देखो डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम बनाने में कुछ फिक्स पैटर्न तो यूज़ करना पड़ेगा उसका, नहीं समझ में? कुछ उसकी जो नीड है डायग्राम की, बेसिक्स जो हैं, वो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, तो डायग्राम बनाना कोई टफ नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। ओके? तो बच्चों, जितने भी लोग हमारा सेशन देख रहे हैं, अगर आपने हमारी एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। वेरी वेरी यूज़फुल ऐप। अच्छा, ये हमारी ऐप है, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद आप इसमें आइए, सीबीएसई में आइए। सीबीएसई में आने के बाद आप 12th में आ सकते हैं, यहाँ आइए। आपके पास 12th का भी ऑप्शन है, जेईई मेंस का, मेडिकल का, सारे ऑप्शंस आपके पास वहीं पर ही हैं। चाहे स्कूल्स हों, चाहे मेडिकल्स हों, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, सब आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होम पे आएँगे बच्चा आप, जब आप होम पे आएँगे, तो होम पे आपका एमवाइब की लाइव क्लास आएगी। इस लाइव क्लास में आपको यहाँ रजिस्टर करें। रजिस्टर करके आप क्या करें? आप हमारे सेशंस को देखिए। आप क्लास से पढ़िए, आप सेशंस देखिए और पढ़िए उनसे। बच्चा लर्न में जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपने कंसेप्ट को सीखिए। लर्न में आपके पास वीडियोज़ हैं हर कंसेप्ट में। प्रैक्टिस में बच्चा प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ बुक्स भी हैं, आप सॉल्व कीजिए। टेस्ट में फुल टू टेस्ट दीजिए और अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए। अचीव में जाके बच्चा आप अपनी जर्नी को अचीव करते हुए देखेंगे कि आप कितना करंट पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल आप जा सकते हैं, और ये आपको फीडबैक देगा। फीडबैक क्या देगा? वो इस तरह के फीडबैक देगा कि आप किस जगह वीक हैं, आपको कौन से क्वेश्चन और करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। सेकंड बच्चा, जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप लेंस को, एम्बाइब लेंस को नहीं किया, इसको भी कर लीजिए, यूज़फुल है। कैसे? अगर पढ़ते-पढ़ते आपको किसी का 3D मॉडल्स, एनिमेशन देखना है, आप इस ऐप को यूज़ कीजिए, उस कीवर्ड को स्कैन कीजिए। कीवर्ड को स्कैन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे 3D मॉडल्स, एनिमेशन आएँगे, उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनकी हेल्प से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, अपने कंसेप्ट लेवल को बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों, होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा और आपने 100% आज बहुत सही चीज़ें सीखी होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम और भी चीज़ सीखेंगे, मिरर फार्मूला वगैरह उनको कैसे यूज़ करते हैं वो सब सीखेंगे। ओके, सो बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.